हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा, हमारा आज का पूरा वीडियो है ऑल लॉ ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 के हमारे फिजिक्स के सारे लॉ शुरू से लेकर अंतिम तक आप जितना लॉ देखे हैं सबका स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, सबको समझाने का कोशिश करूंगा। और इसमें जिसमें डेरिवेशन है मैं इसमें इंडिकेट करूंगा कि इसमें डेरिवेशन आपको किसमें करना है। अगर ये पूरा वीडियो करीबन 15-20-22 मिनट का होगा, अगर ये पूरा आप रखते हैं तो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कम से कम 4-5 नंबर का तो आप गारंटी रख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी बनती है, बहुत सारे लॉ से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी लॉ तो डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, बार बार देखिए और पूरा लॉ को कंप्लीट कीजिए और अपना एक पोर्शन कंप्लीट कीजिए। क्लास 12 के फिजिक्स में अलग अलग पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन अलग है, डेरिवेशन पोर्शन अलग है, इंस्ट्रूमेंट पोर्शन अलग है, लॉ पोर्शन अलग है, रीजनिंग पोर्शन अलग है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कुछ अलग है, लेकिन इसमें आज हम कवर करने वाले हैं लॉ। तो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा मिलने वाला है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या बोलता है, अगर दो चार्ज हमें पता हो और दोनों के बीच की दूरी पता हो और मीडियम पता हो कि कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, वैक्यूम मीडियम, तो दोनों के बीच का फोर्स निकाला जा सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। चलिए हम लोग लॉ को देखते हैं। पहला लॉ है कूलम्ब्स लॉ। Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the magnitude of product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 by r स्क्वायर। यहाँ पर हमको मोड में रखना होगा Q1 Q2 by r स्क्वायर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो r कैप हमारा डायरेक्शन होगा। लेकिन एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1 एयर मीडियम के लिए। तो एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर हम 1 करेंगे तो F इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन के साथ मोड में रहेगी, क्योंकि स्टेटमेंट में ही मोड है हमारा। अब 1 by 4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। अब दोनों चार्ज अगर हमको कूलम में दे दिया हो या कूलम में कन्वर्ट करें, दूरी हम मीटर में डालें, सॉल्व करें तो हम दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। सेकंड, गॉस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स I, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस in free space is 1 by epsilon naught times the net electric charge enclosed by the surface। phi is equal to area enclosed E dot ds is equal to q by epsilon naught। तीसरा हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ओम्स लॉ 10th में हो चाहे हमारे 12 में हो, स्टेटमेंट हमारा दोनों का सेम होगा। ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम डीपी लिखे हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू IR। अगला किरचॉफ्स लॉ, जो हमारे करंट में ही है। किरचॉफ्स के दो लॉ है, पहला जंक्शन रूल और लूप रूल। जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बैठा हुआ है और लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ मास पे बैठा हुआ है। जंक्शन रूल, किसी एक बिंदु पे कुल आने वाली करंट के सम और उसी बिंदु से कुल जाने वाली करंट के सम दोनों आपस में बराबर होते हैं। द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। या तो junction rule, the algebraic sum of all the currents meeting at a point is equal to 0। the algebraic sum of all the currents meeting at a point is equal to 0, summation of I is equal to 0। या second rule है हमारा loop rule, the algebraic sum of the product of current and resistance in any closed loop is equal to the algebraic sum of EMF acting in this closed loop। समेशन ऑफ I R इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, किसी क्लोज सर्किट में करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस लूप में लगे हुए EMF के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ये लूप रूल है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट, बायोट-सावर्ट लॉ, जो कि हमारा मैग्नेटिज्म का पहला लॉ है। बायोट-सावर्ट लॉ एक इकलौता ऐसा लॉ है जिसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट आप सिर्फ बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन फाइंड अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एंड इट्स एक्सप्रेशन इज dV is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square।
चूंकि dv भी एक वेक्टर है तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ हम बात करेंगे। नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैग्नेटिज्म में ही है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस is mu naught times permeability times mu naught times the net electric current enclosed by the path. Area enclosed B dot dl is equal to mu naught into I. Next law, फैराडे लॉ ऑफ EMI। केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बट हमारे पास यहाँ है फैराडे लॉ ऑफ EMI। पहला लॉ है whenever there is magnetic flux linked with coil changes, whenever जब कभी भी whenever there is magnetic flux linked with coil changes या vary with coil changes and induced EMF produced in the coil. First law. Second law है the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it या linked with the coil. Mode of E is equal to d phi by dt. फैराडे का सेकंड लॉ। अब हम लोग चलते हैं लेंज लॉ, जो कि हमारे बैक टू बैक आती है, फैराडे लॉ ऑफ EMI के तुरंत बाद आती है लेंज लॉ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट, ऐसा है कि इट अपोजेस द काउज, ये उसी कारण का विरोध करेगा व्हिच प्रोड्यूस इट या थ्रू व्हिच इट प्रोड्यूस। इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि अपने ही कारण का विरोध करेगा जिससे पैदा हुआ है। It is based on conservation of energy. Lenz law based on conservation of energy. एक टॉपिक आप सुने होंगे, Lenz law and conservation of energy. Next, मैग्नेटिज्म में एक लॉ लास्ट में आया था, क्यूरीज लॉ। ये क्या बोलता है? द मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। अब मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल टेल अस, ये बताता है कि हाउ इजीली ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल या एट केल्विन स्केल। chi m मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और C/T है जहां C है हमारा क्यूरीज कांस्टेंट। अब चलते हैं सीधे ऑप्टिक्स की तरफ। पहला आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ 10th से आप पढ़ के आ रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन। और दूसरा लॉ जो हमारा रिफ्रैक्शन का है, जो कि स्नेल्स लॉ बना देता है, वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R। 1 म्यू 2 लिखने का मतलब है 1 से आप आ रहे हैं 2 में जा रहे हैं, मीडियम 1 से आ रहे हैं 2 में जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स में आ रहा है पहला हाइगन्स प्रिंसिपल। इसके 4 स्टेटमेंट, और अभी तक का सबसे तगड़ा लॉ आ रही है हाइगन्स प्रिंसिपल के जो चारों स्टेटमेंट है। पहला, ईच सोर्स ऑफ लाइट, हर एक सोर्स ऑफ लाइट, ईच सोर्स ऑफ लाइट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस का बर्ताव करता है, फ्रॉम व्हिच, जहां से लाइट स्पेयर्ड इन ऑल डायरेक्शन या तो वेव स्पेयर्ड इन ऑल डायरेक्शन, all particles are equidistant from source, vibrating in same phase lie on a surface is called wavefront। wavefront का स्टेटमेंट भी इसे दिया जा सकता है, each source of light act as a center of disturbance from which wave spread in all directions, all particles are equidistant from source, vibrating in same phase lie on a surface is called wavefront। Second, every point on the wavefront act as a source of new disturbance which produces secondary wavelets। Secondary wavelets, these wavelets are spherical in shape and travel with the speed of light in all direction in that medium। सेकंड लॉ फिर से सुन लीजिए, every point on the wavefront act as a source of new disturbance which produces secondary wavelets, these wavelets are spherical in shape and travel with the speed of light in all direction in that medium। थर्ड लॉ हाइगन्स का, only forward envelope enclosing the tangent at secondary wavelets at any instant इसे भी क्षण gives the new position of wavefront। चौथा है rays are perpendicular to the wavefront, rays are perpendicular to the wavefront। वेव ऑप्टिक्स में एक पोलराइजेशन के पास एक लॉ है, क्योंकि पोलराइजेशन कुछ सिलेबस से हटाया गया सीबीएसई और जैक दोनों से, बट उसमें ब्रूस्टर लॉ है। इनका कहना है
the refractive index of reflecting medium is numerically equal to the tangent of angle of polarization. Mu is equal to tan theta p, where theta p is the angle of polarization. नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में है। इस लॉ में 4 स्टेटमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, पहला, फॉर ए गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किसी भी सब्सटेंस के लिए इंसिडेंट लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। बिलो दिस, इसके नीचे का फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर हम इंसिडेंट कर देते हैं तो उस मटेरियल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवा पाना पॉसिबल नहीं है, चाहे उसका इंटेंसिटी कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। For a given substance, there is a minimum frequency of incident light. Below this frequency, no photoelectric emission takes place, whatsoever intensity of incident light may be. हर एक सब्सटेंस के लिए इंसिडेंट लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे का लाइट अगर हम उसको इंसिडेंट कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो सकती है, चाहे उसका इंटेंसिटी हम कुछ भी क्यों ना कर दें। अब दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको डिनोट हम लोग मीनोट से किए होंगे। अगला है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। जो मेटल सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट्स पर सेकंड भी ज्यादा होगा। तीसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से निकलेगी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। लास्ट है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये सडन होने वाला प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एज सून एज, जैसे ही लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट, as soon as light of suitable frequency fall on it, photo electron spontaneously emits, मतलब instantaneously emits, तुरंत हो जाती है। नेक्स्ट है रेडियोएक्टिविटी डीके लॉ, जो कि आपके न्यूक्लियाई में आने वाला है। इसके पास 5 स्टेटमेंट है, लेकिन पांचों बड़े सुंदर हैं। पहला है, इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यह स्वतः होने वाला प्रोसेस है, and not affected by any external condition such as temperature and pressure. It is an spontaneous process and not affected by any external condition such as temperature and pressure. दूसरा, when a radioactive element decay by emitting alpha particles, then its position 2 unit goes down in predictable. अगर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके होता है, उससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट होती है, तो उसका पोजीशन प्रेडिक्टेबल में 2 प्लेस पीछे हो जाएगा, 2 प्लेस पीछे, क्योंकि अल्फा पे होता है 2 4, नंबर 2 घटेगा, मास 4 घटेगा। अगला, when a radioactive element decay by emitting beta particles, then its position 1 unit up in predictable, क्योंकि इसमें होता है -1 0, इसका पोजीशन 1 यूनिट बढ़ेगा, एक पोजीशन आगे हो जाएगा। अगला, when a radioactive element emits decay by emitting gamma particles, its position remains constant in predictable, क्योंकि गामा पे चार्ज 0 0 होता है, ना नंबर घटेगा ना मास घटेगा, लेकिन इसका नंबर 1 बढ़ेगा, अल्फा पे तो 2 नंबर घट जाएगा। और लास्ट है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो डीके का रेट है, वो नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडीके पे डिपेंड करेगा। अगर अनडीके अमाउंट ज्यादा है, तो रेट ऑफ डीके भी ज्यादा होगा। अगर अनडीके अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ डीके भी ज्यादा होगा। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडीके। अनडीके अमाउंट जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डीके भी उतना ज्यादा होगा। तो ये था आपके फिजिक्स का टोटल लॉ, बट इस टोटल लॉ में 4 लॉ को आपको प्रूफ करना होगा, जो एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। जो चारों, अभी तो सारे लॉ का स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया, बट एक वीडियो में सारे लॉ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि 1 2 लॉ नहीं है और हम वीडियो 10-15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, और 5 लॉ प्रूफ करेंगे तो टाइम हमारा कम से कम 20 मिनट कर देगा। इसमें पहला है गॉस लॉ, ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी आपको प्रूफ करना है। तीसरा है ओम्स लॉ, इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करना है। और चौथा है हाइगन प्रिंसिपल से हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। और पांचवा है हाइगन प्रिंसिपल से हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है।
तो माना कि लॉ हमारे पास 15 है, बट स्टेटमेंट पे 30 होगी, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी डीके में 5 स्टेटमेंट है, हाइगन्स में 4 स्टेटमेंट है, फोटोइलेक्ट्रिक में 5 स्टेटमेंट है, किरचॉफ्स में 2 स्टेटमेंट है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई में 2 स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 स्टेटमेंट है। तो इस टाइप से टोटल स्टेटमेंट 30 है, लॉ 15 है, लेकिन ये 5 में आपको प्रूफ करना है। तो अगला वीडियो में मैं सारे लॉ आपको प्रूफ करके दे दूंगा। तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। हमारा था ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स। इसको बार बार देखिए, क्योंकि इससे आपके किसी भी एग्जाम में, जैक हो चाहे सीबीएसई हो, 5 नंबर की तो गारंटी ली ही जा सकती है। थैंक यू।